Good morning to all dear students. Today we will start our new chapter number 2, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र। इसमें सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या होता है, उसके विषय में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसकी टर्मिनोलॉजी को पढ़ें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ अ स्ट्रक्चरल गाइडलाइन विच इज़ intended for quality of the process products standardization and cost effective production। हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले हमें स्ट्रक्चरली गाइडलाइन के हिसाब से समझना होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरे कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेजर्स को जो है प्रॉपर कंडक्शन में ले रहा है या नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है उसको एक रफली आइडिया समझकर हमें पहले ऑन द टेबल अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गाइडलाइन के बारे में, इसके अलावा जो है कितना कॉस्ट उसमें इफ़ेक्टिव लगेगा। जैसे रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हैं तो वेंडर कौन सा है, ठीक है, वेंडर इसके अलावा और बेहतर वाला कौन सा हो सकता है जो क्वालिटी अच्छी दे और उसका प्राइस कम हो। इस तरीके से हम लोगों को बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। This is a systematic process in which knowledge and experience are gathered and documented during life cycle of products or originated from development, manufacturing, production and marketing or commercialization and are transferred to an authorized and accountable organization. Technology transfer is a fundamental part of discovery and development of newer pharmaceutical products and dosage form। अब इसमें होता क्या है कि समझ लो कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन है और नॉलेजेबल व्यक्ति है और उसके साथ में हम एक यंग व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकार है। तो जब इस तरीके की कमेटी या इस तरीके के मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये एक रफ़ आइडिया तैयार किया जाता है टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और जो है सोशलाइजेशन के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, प्रोटोकॉल्स, इन सब के ऊपर सारी बातें डिस्कस करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके अपना प्रोडक्शन को और भी बेहतरी की तरफ ले सकते हैं। एज़ पर WHO, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ डिफाइंड एज अ लॉजिकल प्रोसीजर दैट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ एनी process together with its documentation and professional expertise between development and manufacture or between manufacture sites। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन है एक्चुअली ये एक तरीके का प्रोसीजर है जो कि कंट्रोल्ड और वेल मैनेड फॉर्म में अप्लाई किया जाता है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड भी होता है और बेहतरी के लिए हम लोग जो है इसको और अधिक डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और हमारे प्रोडक्ट की इफ़िशेंसी, बायोअवेलेबिलिटी, पोटेंसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब को जो है अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज़ इन्वॉल्व इन ड्रग डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फुल स्केल कमर्शलाइजेशन। अगर हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें हम किसी प्रोडक्ट का या नए प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलप कर रहे हैं या उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर हमने जैसे अभी इस पेंडेमिक में देखा था कि हर फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो हैं कुछ कुछ जो कि वैक्सीन का प्रोडक्शन करती हैं, उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कई तरह का प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, अलग अलग तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया, टेक्नोलॉजी यूज़ की, ह्यूमन ट्रायल्स लिया, क्लिनिकल ट्रायल्स लिया और उसके बाद उसको फाइनली कमर्शलाइजेशन मोड पे लेकर आए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। पहला जो आपकी जो ड्रग मॉलिक्यूल है, यानी इसको हम अगर फार्मा इंडस्ट्रीज़ की भाषा में कहें तो वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका एब्रीवेशन है API। Any ingredients or substance which are used in the manufacturing of a pharmaceutical formulation and are considered as active ingredient of those dosage form are called as active pharmaceutical ingredient। जो भी ड्रग मॉलिक्यूल हम किसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व करते हैं या कोई भी दवाई हम बनाते हैं उसके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है
जो ड्रग होती है उसका नाम दिया जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और भी जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है वो है चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल सिस्टम बाय विच qualified representatives of appropriate disciplines review proposed or actual changes that might affect the validated status of facilities, systems, equipments, or process. The intended is to determine the need for action that would ensure and document that the system is maintained in a validated state according to Annexure 15 in GMP guidelines. ओके, जीएमपी गाइडलाइंस यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स के अनुच्छेद क्रमांक 15 के अनुसार क्या क्या चेंजेस आते हैं या आ सकते हैं और उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उसका प्रॉपर वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड हमारे पास होता है। और हमें समय समय पे जो है उसका रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए, ताकि जो भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर वैलिडेट फॉर्म में है या नहीं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वैलिडेट है या नहीं, ठीक है, अच्छे से वो काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर जो हमने प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनेक्सचर 15 जीएमपी गाइडलाइन हमें फॉलो करनी होती है। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोल स्ट्रैटेजी। द प्रॉपर सेट्स ऑफ कंट्रोल obtained from product and process understanding to ensure the process performance and product quality, which include parameters of products, material, drug substances, facilities, equipment availability, standardization process, in process control and quality of finished गुड्स। एक स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए कि रॉ मटेरियल का स्टोर तक आने से लेकर आपकी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल फिनोमिना के तरफ से होते हुए प्रोडक्शन यूनिट में आकर ब्लेंडिंग, ड्राइंग, इक्विपमेंट जो भी यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो है उसका फाइनल पैकेजिंग, उसकी कॉस्ट, ये सब चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट की एक कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। Okay, fourth point is critical control point, CCP. Some controls are mandatory in the pharmaceutical industry to eliminate or to reduce the quality hazards. CCP means critical control point is a step at which this control can be applied. कई बार हमने ये देखा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हज़ार्डियस भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे प्रोडक्ट को नुकसान भी कर सकती हैं। तो एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, उसके हिसाब से ही हमें हमारे फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करना चाहिए। उसके बाद करेक्टिव एक्शंस आर टेकन एट सीसीपी वाइल कंट्रोलिंग द क्वालिटी हज़ार्ड। उसके बाद पॉइंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। ये एक अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन होता है इंडस्ट्री के अंदर। हमें क्वालिटी एश्योरेंस भी करना है और क्वालिटी को कंट्रोल भी करना है। अब क्वालिटी एश्योर कैसे होगी, वो कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू WHO, क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट covering all matters that individually or collectively influence the quality of a product. It is the totality of the arrangements made with the object of ensuring that pharmaceutical products are of quality required for their intended use. Quality assurance therefore incorporates GMP and other factors including those outside the scope of this guide, such as product design and development. हमने जो भी रॉ मटेरियल लेकर आए हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या फिर अदर एक्सिपिएंट्स, ठीक है, वो अच्छी ग्रेड के या अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, पूरी 1 करोड़ टेबलेट की अगर बैच आपकी बन गई है, तो उसमें जितना क्वांटिटी हमने हर एक इंग्रेडिएंट की दे रखी है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें पैरासीटामोल का, यदि किसी टैबलेट में उस इंडिकेट किया हुआ है कि 500 mg पैरासीटामोल इसमें प्रेजेंट है विद अदर एक्सिपिएंट्स, तो एक्चुअल में 500 mg पैरासीटामोल अच्छी ग्रेड का उसके अंदर है या नहीं, ठीक है। अच्छा, उस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में कैपिंग, चोपिंग या इस टाइप की लेयरिंग, ये कुछ तो नहीं आया है, या कुछ हेजार्डियस चीज़ें तो नहीं हुई, या आपकी टैबलेट ब्रेक तो नहीं हो रही हैं, उसके अंदर पैरासीटामोल 500 mg की जगह 300 mg आया है या आया ही नहीं है ब्लेंडिंग के दौरान। तो इस तरीके के हमें क्वालिटी को एश्योर करना पड़ता है।
अगर कुछ गड़बड़ आती है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए है आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इज़ दैट पार्ट ऑफ जीएमपी कंसर्न विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर्स विच एंश्योर्स द necessary and relevant tests are performed and the product is released for use only after ascertainty its quality। ओके यदि उसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट है, आपको नहीं मालूम, आपने सैम्पलिंग की, उसको डाइल्यूट फॉर्म में लिया और स्टैंडर्ड से यूवी में मैच किया, अगर उसका नैनोमीटर रेंज जो भी पैरासीटामोल का होता है, अगर उस रेंज से वो थोड़ा भी कम आता है या बिल्कुल 10 पॉइंट या 20 पॉइंट वो नैनोमीटर रेंज कम होती है, तो समझें आपकी पैरासीटामोल की ग्रेड वो अच्छी नहीं है। यदि पैरासीटामोल का नैनोमीटर रेंज से ज़्यादा वो रिज़ल्ट शो करता है आपकी यूवी में, तो समझ लें कि वो पैरासीटामोल ड्रग नहीं है। इस तरीके से कई सारे प्रोसीजर्स हम टेस्टिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट की सैम्पलिंग करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट बन चुका है उसकी क्वालिटी की सैम्पलिंग करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में वाकई इसमें क्वालिटी अश्योर्ड हुई है और कंट्रोल हुई है या नहीं। ये सारा प्रोसीजर, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा हम बात करें तो DQ डिपार्टमेंट भी होता है, जिसमें डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है। DQ इज़ अ डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन ऑफ द प्रपोज्ड डिज़ाइन ऑफ द फैसिलिटीज़, सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स दैट आर सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। अब आप समझ लें कि यदि आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसमें जो है आपको एसिलोक बनाने के लिए एक फार्मूला डिज़ाइन करना है। अब फार्मूला क्या डिज़ाइन करना है कि एक एसिलोक 150 mg में 150 mg आपको रेनिटिडिन यूज़ करना है, इसके अलावा अदर एक्सिपेंट यूज़ करना है, कलर कोटिंग कैसे होगी, कितना क्वालिटी का कलर लगेगा, किस ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज़ होंगे, अगर एक टेबलेट के लिए इतना वज़न है तो 1 करोड़ टेबलेट बनाने के लिए कितना वज़न का हमें इंग्रेडिएंट्स या अदर एक्सिपेंट्स यूज़ करने होंगे, और कितनी क्षमता के साथ हम इसको एक दिन में बना सकते हैं या कितने दिन लग सकते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड पहले बनाया जाता है और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड के अनुसार ही हम आगे प्रोडक्शन को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन क्वालिफिकेशन। IQ इज़ एन एविडेंस ऑफ ऑल की एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस रिक्वायर्ड एंड एंसिलरी सिस्टम इंस्टॉलेशन अडहेयर टू द मैन्युफैक्चरर अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद जो 10th पॉइंट आता है आपका ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन एंड ड्रग मास्टर फाइल। अब ये ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रोसेस फॉर द कंट्रोल लिमिट्स एंड एक्शन लेवल्स इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स। पहले से ही यदि हम ये रेनिटिडिन बना चुके हैं तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड होगा, हम चाहे तो हम उसके बेसिस पे या उसके फिनोमिनन पे या उसको हम एविडेंस के तौर पे लेकर उसी मेथड के थ्रू आगे फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, या तो फिर किसी और ने ये इस तरीके सा कुछ बनाया हो तो उसके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस है तो हम उसको एज अ स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लेकर आगे कंडक्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन और ड्रग मास्टर फाइल। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय वेरीफाइंग अ प्रोसेस अंडर anticipating condition, consistently produce a product which meets all predetermined requirement। अगर हमारा प्रोडक्ट कुछ कंटामिनेशन के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं तो फिर हमें एसेप्टिक एरिया में ही उसको सारा प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी गाइडलाइन आपकी GMP में या फिर अकॉर्डिंग टू एनेक्सचर 15 दे रखा है, आपको उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए अपनी प्रोसीजर को आगे कंडक्ट करना है। ड्रग मास्टर फाइल, इट इज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फैसिलिटी, प्रोसेस और प्रोडक्ट which has been submitted to medicines regulatory authority for the incorporation into the application for the marketing authorization। ड्रग मास्टर फाइल मीन्स ये एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है किस बिहाफ पे, किसी स्पेसिफिक फैसिलिटी या किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर या प्रोसेस या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हम फाइनली सबमिट करते हैं MRA को। MRA मीन्स मेडिसिन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को हमें हमेशा बताना होता है कि हमने ये डिज़ाइन किया था, ये प्रोडक्ट बनाया था और उसकी ये मास्टर फाइल है और ये हम आपको सबमिट कर रहे हैं, ताकि मार्केट ऑथराइजेशन में वो मेडिसिन या वो प्रोसीजर या प्रोटोकॉल कोई और फॉलो ना करे, उस पर हमारा नामांकन पहले से ही हो जाए।
इसके अलावा हम बात करते हैं फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी FPP। जो आपका प्रोडक्ट बन चुका है, फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो दिस finished pharmaceutical product will be considered as a product which contains one or more API and has undergone all steps of production, standardization, packaging, storage and labeling। फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो टैबलेट आपने बना ली है, मैन्युफैक्चर हो चुकी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपने स्ट्रिप भी जो है ब्लिस्टर पैकिंग कर दी है, या जिस तरीके की पैकिंग गाइडलाइन के हिसाब से थी हमने वो पैकिंग की है। पैकिंग करने के बाद उसको वैलिडेट किया है, स्टैंडर्डाइज किया है, स्टोरिंग की है, लेबलिंग प्रॉपर की है। तो ये जब पूरा काम होने के बाद जब फाइनली आप लेबल्ड करके उसको बॉक्स में फिल कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, यानी अगर आपकी एक कंपनी या एक कंपनी से ज़्यादा यूनिट्स हैं तो उसमें भी आप जो है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपका डाटा जो है इन शेयर कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इज कॉल्ड एज इंटर कंपनी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ये तो अभी हमने बात की इंटर कंपनी ट्रांसफ़र की। अब इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र क्या होता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन साइट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कॉल्ड एज इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। यदि एक ही ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं तो उनके बीच में जो टेक्नोलॉजी के बारे में विषय संबंधित जो भी जानकारियां हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं वो होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP। आपने अपने कॉलेज में भी जितनी भी अपनी 16 लैब्स हैं उसमें हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या हर इक्विपमेंट के ऊपर आपने एक SOP देखा होगा, यानी उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरीके से ऑपरेट करें उसका एक पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोटोकॉल उसी इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हर कंपनी में हर इक्विपमेंट के लिए या हर प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOP होता है, हमें उसको एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए। SOP में ये होता है कि आपने किसी चीज़ का स्टैंडर्ड लिया, समझ लो IP में फॉर्मुलेशन का, रेनिटिडिन का या पैरासीटामोल टैबलेट बनाने का जो फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, जो प्रोसीजर दिया हुआ है, आपने उसको स्टैंडर्ड मान लिया। अब वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपने अपनी SOP तैयार की यूनिट में कि हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी प्रोसीजर को ऑपरेट करेंगे, तो वो आपका पर्सनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया, ठीक है। इट इज़ एन ऑथराइज्ड रिटन प्रोसीजर विथ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, वैलिडेशन ऑफ इक्विपमेंट, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट आपका यूज़ हो रहा है उसकी क्लीनिंग से लेकर वैलिडेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग की, आपके कंटेंट की, इसके अलावा सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इन सबको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोसीजर को कंडक्ट करना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चाहिए होता है, उसी रेफरेंस के अनुसार हम अपना SOP तैयार करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिपोर्ट, अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या क्या उसमें प्रोसीजर यूज़ हुआ है, क्या क्या कंक्लूजन्स हुए हैं, डेरिवेटिव्स यूज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ों को, क्राइटेरिया को हमने एक्सेप्ट किया है, क्या रिज़ल्ट हमें पाया है, वो सारी रिपोर्ट उस बैच की हमें रिटन फॉर्म में एक फ़ाइल बनाकर रखनी होती है। उसके बाद लास्ट आपका आता है सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट। ये जो डिसिप्लिन है, दिस डिसिप्लिन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ऑफ designed process or method is called as sending unit, and the organization involved in receiving the same is mentioned as receiving unit। यानी किसी भी कंपनी के ऑफिस में जब ये प्रोटोकॉल प्रोसीजर तैयार हो गए तो उन्होंने जब इसका पूरा डाटा आगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया कि भैया आपको इस तरीके से फॉलो करना है चीज़ों को, प्रोसीजर को, और जो है टैबलेट बनानी है। अब जब उन्होंने पूरा फाइनल प्रोडक्ट बना के डॉक्यूमेंटेशन वर्क करके वापस उसी ऑफिस में जब वो फाइल रिटर्न करते हैं या सबमिट करते हैं तो उसको हम कहेंगे रिसीविंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। TT में मीन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्या क्या जनरल प्रोसीजर या प्रिंसिपल यूज़ होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आर QRM मीन्स क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हमें ध्यान में रखना होता है, डॉक्यूमेंटेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए, लॉजिकल अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ठीक है। स्किल्ड एंड ट्रेंड हमारा स्टाफ होना चाहिए, और जो हमारी यूनिट है दो, कौन सी, सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट, वो भी प्रॉपर फिनोमेनन में काम करना चाहिए। ये अगर 6 पॉइंट आपने 7 पॉइंट अच्छे से डिज़ाइन कर लिया आपकी कंपनी में तो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फॉर बेटर quality product will be ensured, okay। The following general principles are to be followed for the successful transfer technology are as under: the project should attain the quality parameters based on QRM,
The facilities and equipments available in SU and RU should be similar. The trained and skilled staff should be available at RU. RU should produce the documented evidence of transformed product, procedure, process or manufacturing method against the predetermined specification of sending unit. Reporting of out of specification results and error by the RU and SU. The clarity of transfer process should be maintained. The legal implementation या implications like royalties, intellectual property rights, conflict of interest should be conveyed prior and during the transfer. ठीक है, जनरल प्रिंसिपल जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हमें फॉलो करके अच्छी मार्क्ड क्वालिटी देना हो तो उसके लिए हमें इन 7 पॉइंट्स को आगे ध्यान में रखना चाहिए। जो भी आपकी सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट ने डॉक्यूमेंटेशन अपने पास स्टोर किया हुआ है, जो समझ लो सेंडिंग यूनिट ने आपको पैरासिटामोल बनाने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन वाला एक पूरी फाइल बना के दी थी और आपने उसको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करते हुए वापस से रिसीविंग यूनिट पे सबमिट कर दी। तो उसके बाद हमें उसकी रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कॉपी राइट्स, जो भी चीज़ें हैं हमें मार्केट में इस्टेब्लिश करनी होती है। ठीक है, आज का लेक्चर में हम लोग यहाँ तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तक आए हैं। इसको आगे और अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।